हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सक्सेस ट्री पंजाब। सो इस सफलता के सफ़र में हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और इसी प्लानिंग के तहत हम लोग आपके लिए एक स्पेसिफिक सीरीज़ लेके आए हैं जो स्पेसिफिकली बच्चे पंजाब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए हम एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसको हम बोल रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हम टोटल 1000 क्वेश्चन जो है लेके आए हैं आपके लिए। कितने क्वेश्चन? 1000 क्वेश्चन लेके आए हैं जिनको हमने सब्जेक्ट वाइज बांटा है। हर एक सब्जेक्ट के आपको 125 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और वो जो है वो आपको हर एक सब्जेक्ट की 5 वीडियोज मिलेगी। मतलब हर एक वीडियो में कितने क्वेश्चन होंगे? 25। जैसे आज अगर मैं डिस्कस करूँ तो आज इकॉनमी का फर्स्ट लेक्चर है और ओवरऑल आपका सेकंड लेक्चर है। एक आपका रोहित सर ले चुके हैं लेक्चर, सेकंड लेक्चर मैं ले रहा हूँ और इकोनॉमी का ये फर्स्ट लेक्चर है। ऐसे ही मैं आगे भी 4 वीडियोस और लेके आऊँगा जिसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। 25, 25, 25, 25 एंड 25। तो टोटल आपका कितने हो गए? 125 क्वेश्चन हो गए जो कि हम डिस्कस करेंगे आपसे क्लास में। राइट, अब यहाँ पर अगर आपको इन सब की PDF चाहिए, ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ आपको सारी की सारी PDF मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि लेटेस्ट वीडियो जो भी आएगी वो आपको यहाँ पर मिलती जाएगी। राइट, चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का वो क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयरिंग ऑफ NPA। ठीक है, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, क्लासिफिकेशन इन इंडिया विद देयर डिस्क्रिप्शंस। अब देखो यहाँ पर NPA क्या होता है। देखो ईच एंड एवरी जो टॉपिक है, फिर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट है, जो क्वेश्चन है आपका सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके डिटेल में ही डिस्कस करे जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले NPA समझाता हूँ। NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब एक बैंक किसी को लोन देता है, ठीक है, जब एक बैंक किसी को लोन देता है तो उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड मान लो यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती होगी हर महीने, यस और नो। तो अगर वो इंस्टॉलमेंट की डेट 90 डेज से ओवरड्यू हो जाती है, ठीक है, से सपोज अगर मैं बोलूँ कि आपको 1 जनवरी को कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी थी बट आप 90 डेज तक वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, जिस दिन ड्यू डेट है उससे 90 डेज तक, मतलब आपने मार्च तक कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो वो क्या बन जाता है? आपका NPA बन जाता है। बैंक के लिए वो क्या, बैंक जो है इसको कहाँ पर क्लब कर देता है? NPA में क्लब कर देता है। ठीक है, राइट, बात समझ में आ गई। देन जब कोई चीज NPA में 12 मंथ्स के लिए रहती है, जब कोई चीज या फिर जब कोई लोन NPA में 12 मंथ्स के लिए रहता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? सब स्टैंडर्ड एसेट। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? सब स्टैंडर्ड एसेट, एसेट विच हैव रिमेन्ड NPA फॉर पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। तो पहला जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि NPA के बारे में कौन कौन सी बातें ठीक है। बात समझ में आ गई। देन डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट कौन सा एसेट होता है? जब कोई एसेट सब स्टैंडर्ड एसेट में 12 मंथ्स के लिए रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउटफुल एसेट। ठीक है, जब कोई एसेट, देखो सबसे पहले बनेगा आपका NPA, 3 महीने बाद आपका NPA बन जाएगा। NPA बनने के बाद वो जब 12 महीने के लिए NPA रहता है तो उसको हम फिर बाद में सब स्टैंडर्ड एसेट में क्लब कर देते हैं। फिर जब कोई एसेट या फिर जब कोई लोन सब स्टैंडर्ड एसेट में 12 महीने के लिए रहता है तो उसको हम कहाँ क्लब कर देते हैं? आपका डाउटफुल एसेट में क्लब कर देते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका? कि डाउटफुल एसेट, एन एसेट विच हैव रिमेन्ड इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास लॉस एसेट्स। अब इसके बाद तो क्या है? जब आपका कोई एसेट डाउटफुल एसेट में भी 12 महीने रह गया तो अब आपको लगता है कि भाई ये पैसा तो रिकवर होने ही नहीं वाला, ये पैसा जो है वो रिकवर होने ही नहीं वाला। हेंस इसको हम क्या कंसीडर कर, या फिर बैंक जो है इसको क्या कंसीडर कर लेती है? इसको एक लॉस एसेट की तरह कंसीडर कर लेती है। तो आपका ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दैट इज डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। तो तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है? आपके करेक्ट है। NPA कब होता है? एक बार दोबारा देख लेते हैं, 3 महीने बाद। फिर अगर कोई चीज़ NPA में 12 महीने के लिए रहती है तो वो क्या बन जाती है? सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, फिर जब कोई सब स्टैंडर्ड एसेट 12 महीने के लिए होता है तो डाउटफुल एसेट, और इसके बाद जब लगता है कि पैसा रिकवर नहीं होने वाला तो वो क्या बन जाता है? लॉस एसेट। ठीक है, चलिए तो आप सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द चेक ट्रंकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द RBI। तो RBI ने रिसेंटली एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, चेक ट्रंकेशन सिस्टम।
ठीक है। अब ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है समझ लीजिए। अब सबने यहाँ पर चेक का तो यूज़ किया ही होगा। चेक क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक क्या होता है आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे मान लो कि ए एक पर्सन है, उसने बी पर्सन को क्या लिया, चेक दिया। एक पर्सन है, उसने बी पर्सन को क्या दिया, एक चेक दिया, राइट। अब ये चेक जो है वो बी पर्सन अपने बैंक में जाएगा और ये चेक डिपॉजिट करवाएगा, ठीक है। फिर ये चेक कहाँ जाएगा, क्लियरिंग हाउस जाएगा क्लियर होने। ऑब्वियसली चेक को क्लियर होने में टाइम लगता है 2-3 दिन, पहले के टाइम में तो 2-3 4 दिन लग जाते थे। तो अब ये चेक कहाँ जाएगा, बैंक के बाद कहाँ जाएगा, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस में इसकी चेकिंग होगी, क्या ये चेक पूरी तरह सही है, क्या ये वैलिड चेक है। उसके बाद जब यहाँ पर चेकिंग हो जाएगी क्लियरिंग हाउस में, तो ये चेक जो है क्लियर हो जाएगा। या फिर अगर अच्छा नहीं है या फिर ये चेक जो है वो पूरी तरह सही नहीं है, तो ये चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलो, अब ये चेक जो है वो फिजिकली मूव करता था। कैसे मूव करता था, फिजिकली। पहले हमारे डाक के थ्रू क्लियरिंग हाउस में जाएगा, फिर वहाँ पर चेकिंग हो। तो यहाँ पर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था ये। तो आरबीआई जो है एक सिस्टम लेके आई कि जो फिजिकल मोड है चेक का, फिजिकल मोड मतलब क्या कि चेक फिजिकली बैंक से क्लियरिंग हाउस जा रहा है, इसको खत्म कर कर हम एक काम करते हैं, हम एक ऑनलाइन मोड बना लेते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, हम लोग एक MICR टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, बैंक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक क्लियरिंग हाउस में भेजेंगे। मतलब फिजिकली नहीं भेजने की जरूरत, आप क्या करोगे, चेक का एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाओगे और उसको आप क्लियरिंग हाउस भेज दो, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ट्रांजिट टाइम है, जो बैंक से क्लियरिंग हाउस तक पहुंचने का ट्रांजिट टाइम है, वो क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। हेंस आपके जो चेक है वो जल्दी क्लियर होने लग जाएंगे। तो ये मेन मोटिव था चेक ट्रंकेशन सिस्टम का। तो अगर आप यहां पर ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, तो मेन जो आपका है आंसर होगा टू डिसकंटिन्यू द फ्लो ऑफ फिजिकल चेक। की फिजिकल चेक का जो हो फ्लो है फ्रॉम बैंक टू क्लियरिंग हाउस, वो खत्म कर दिया जाए। उसकी जगह हम लोग क्या करें, इमेज ट्रांसफर करें और MICR टेक्नोलॉजी का यूज करके, MICR डाटा का यूज करके हम लोग चेक को क्लियर करें, ताकि जो चेक क्लियरेंस की प्रोसेस है वो क्या हो जाए, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ATMs इन इंडिया रन बाय NPCI, ठीक है। तो NPCI इज अ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि अब बहुत ही रिनाउंड कंपनी बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, राइट, पेमेंट सेटलमेंट। तो अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट नेटवर्क है, जो ATM का लार्जेस्ट नेटवर्क इनमें से कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल सिस्टम एंड नेशनल पेमेंट सिस्टम। तो आपको याद रखना है कि जो आपका नेशनल फाइनेंस स्विच है, ठीक है, नेशनल फाइनेंस स्विच, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इट इज अ लार्जेस्ट नेटवर्क, ये सबसे बड़ा नेटवर्क है ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इन इंडिया, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है, ठीक। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज। अब ये क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज क्या होती है ये समझिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जैसे आप लोन लेते हैं, ठीक है, लोन लेते हैं आप। अगर आपने लोन में, जैसे हमने डिस्कस कर दी थी कि आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया, आपने कोई NPA कर दिया, तो आपका जो सिबिल स्कोर है, सिबिल स्कोर कौन सा स्कोर होता है कि आपका जो लोन लेने का स्कोर है वो कम हो जाता है। तो ये सिबिल स्कोर कौन डिसाइड करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज डिसाइड करती हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज, ठीक है। तो इनमें से कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है, आपको पता है इंडिया में बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, सेबी, ठीक है, सेबी किस किस को रेगुलेट करती है, आपके स्टॉक मार्केट को, ठीक है, और किसको रेगुलेट करती है बताओ फटाफट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। फिर जो आपका RBI है, RBI किसको रेगुलेट करता है, बैंकिंग सेक्टर को, ठीक है, NBFCs को भी थोड़ा बहुत रेगुलेट करता है, और IRDAI, और भी बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज है, मैं यहाँ सिर्फ 3 एग्जांपल ले रहा हूँ। IRDA क्या है आपका, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो IRDAI है वो एक स्पेसिफिक इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, किसको रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो आपका CRA एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेट की जाती हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, सेबी होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको ट्रेड्स का मतलब समझाता हूँ कि ट्रेड्स है क्या। देखिए, ट्रेड्स जो है
वो एक पर्टिकुलर सिस्टम है किसके लिए, MSMEs के लिए। MSMEs क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई MSME से, सपोज ए एक MSME है जो बी को सामान बेच रही है, बी एक कंपनी है बहुत बड़ी, उसको सामान बेच रही है, तो बी क्या बोलेगा ए को, या फिर ए की जो पेमेंट टर्म्स होंगी, ठीक है, या फिर बी बोलेगा कि मैं एक काम करूंगा, मैं आपको 45 डेज़ के बाद पैसे दूंगा। ऑब्वियसली जो आपको पता है इंडस्ट्री जो है क्रेडिट बेसिस पे काम करती है, ए की जो पेमेंट टर्म्स है नॉर्मली मान लो 45 डेज़ है, ठीक है। तो ये जो MSMEs थी वो किस एक्ट के थ्रू आई थी, MSMED एक्ट 2006 के थ्रू आई थी, जो कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं इंडिया की, उसको प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिकली एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो उसमें लिखा गया है कि मैक्सिमम जो क्रेडिट पीरियड है एक MSME से आप कितने मैक्सिमम दिन का उधार ले सकते हो, तो 45 डेज़ का उधार ले सकते हो। तो मैंने वही एग्जांपल यहाँ पर लिया है। मान लीजिए ए एक MSME है और ए ने बी को सामान बेचा, बी एक कंपनी है, तो बी ने बोला कि मैं आपको 45 डेज़ बाद पैसे दूंगी, बट MSME तो एक छोटी सी कंपनी है, उसके पास फंड्स की कमी हो सकती है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर RBI ने एक फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है इस MSMEs के लिए कि भाई आप एक काम करो, ये जो बिल है ना, क्योंकि आपको तो 45 दिन बाद पैसे आने ही आने हैं, ये बिल जाके आप किसी बैंक के पास या फिर किसी कॉर्पोरेट कंपनी के पास जाके डिस्काउंट करवा लो। नॉर्मली बैंक के पास जाते हैं, डिस्काउंट करवा लो। डिस्काउंट का मतलब क्या, कि आप ये बिल इनके पास एज अ मॉर्गेज रख दो, गिरवी रख दो, और इसके बदले ये आपको पैसे दे देंगे, और जब 45 डेज बाद आपको पैसे मिलेंगे तो ये आप इनको दे देना, राइट। बात समझ में आ गई। तो बेसिकली ये एक तरह का ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट आपका फुल फॉर्म ही गलत है यहाँ पर, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन आपका गलत है, जो कि आपका आंसर बनेगा। बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं हम लोग। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ RBI, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। RBI ने जो है इनिशिएटिव लिया था। इट एम्स टू हेल्प कैश स्टार्व माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, की मतलब कि MSMEs को कैश का इशू ना आए, इसके लिए ये इनिशिएटिव लाया गया था। और ये क्या है, एक डिस्काउंटिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू क्या करती है MSMEs, किसी के पास अपना जो पैसा बिल है वो गिरवी रखती है, उसके बदले पैसे ले लेती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आंसर होगा, दैट इज ए। इट स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड डिस्काउंटिंग सर्विसेज। एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सर्विसेज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, पहले ये समझिए। एक होता है आपका नॉर्मल गुड्स, एक होता है आपका इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब क्या, जैसे आप देखो, जो देसी घी है, मान लो देसी घी, देसी घी अच्छी कंपनी का भी आता है और देसी घी एक खराब कंपनी का भी आता है। तो जो अच्छी कंपनी का है वो आपका नॉर्मल गुड्स हो गया, और जो खराब कंपनी का है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर, मतलब छोटा गुड्स या बेकार गुड्स। तो ये जो नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स का जो कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, वो मैं आपको बता दूं, द लॉ ऑफ डिमांड से, ठीक है। मतलब क्या, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, ठीक है, जब भी आपका इन्फीरियर गुड्स का रेट जो है वो बढ़ेगा तो आपके नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी। क्योंकि इन्फीरियर, देखो, अगर जो मतलब जो पैसे जिनकी अर्निंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इन्फीरियर गुड्स मतलब कम प्राइस वाला गुड्स कंज्यूम करेंगे। बट कल को अगर मान लीजिए कि इन्फीरियर गुड्स का प्राइस भी बढ़ जाता है और वो नॉर्मल गुड्स के आसपास आ जाता है, तो ऑब्वियसली लोग क्या बोलेंगे, चलो इससे अच्छा क्वालिटी खाते हैं हम लोग, राइट। चलो, बात समझ में आ गई, हाँ जी, समझ में आ गया आपको। चलो आगे एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि नॉर्मल गुड्स आर गुड्स हुज डिमांड विल इंक्रीज एज इनकम गोज अप। जब भी इनकम आपकी बढ़ेगी तो आपकी नॉर्मल गुड्स की ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज लोग क्वालिटी पे बिलीव करेंगे, ठीक है। देन इन्फीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जब भी इनकम बढ़ेगी किसी की तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है कम होगी, बिकॉज लोग जो हैं वो इन्फीरियर गुड्स से आपके नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री इज GDP, GNP, GDP लेस डेप्रिसिएशन, GNP लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो आपकी नेशनल इनकम है, ठीक है, नेशनल इनकम क्या है आपकी नेशनल इनकम क्या है, NNP है, ठीक है। NNP दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, और नेट नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, GNP माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, GNP माइनस डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर टू यू, GNI ले लो या GNP ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो जब भी आपको ग्रॉस से नेट में जाना होता है, याद रखना, ग्रॉस से जब आप नेट में जाओगे तो आप जो है हमेशा किसका यूज करोगे, डेप्रिसिएशन का यूज करोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका,
द GST विल बी लेविड बाय, GST कौन लेवी करता है? GST जो है ऑब्वियसली मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बहुत बार, जो GST है, GST जो है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों जो है मिलके बनाते हैं। मतलब जो रेट्स वगैरह हैं वो तो GST काउंसिल डिस्कस करती है, बट जो इनके लॉज एंड रेगुलेशन है, जो एक्ट्स हैं, वो सेंट्रल भी पास करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पास करेगी और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी पास करेगी। ठीक है, इसलिए इसको वन नेशन वन टैक्स बोलते हैं। हेंस आपका द सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली अक्रॉस द वैल्यू चेन। तो GST जो है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके जो है वो लेवी करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। इनमें से कौन सा जो है वो गवर्नमेंट के टैक्स का रेवेन्यू सोर्स नहीं है? तो सबसे पहले इनकम टैक्स तो टैक्स ही है भाई, ये तो गवर्नमेंट को मिलना है। स्टैम्प ड्यूटी कौन सी ड्यूटी होती है? जब आप होम घर खरीदते हो, ठीक है, तो उस टाइम आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो। फिर इंपोर्ट ड्यूटी, जब आप बाहर से कोई सामान मंगाते हो तो आप कस्टम ड्यूटी या फिर इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हो। डिविडेंड फ्रॉम PSUs, ठीक है। डिविडेंड मतलब क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास किसी PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का शेयर है, तो वो जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसको मेरे को कुछ जो है डिविडेंड देना होगा, ठीक है। तो ये जो है डिविडेंड जो है वो आपका गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू का सोर्स नहीं है, राइट। चलिए देन अगला क्वेश्चन है आपका, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस। देखो सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? जब भी जो प्राइजेस हैं वो बढ़ेंगे तो क्या होगा? डिमांड कम होगी। जब भी प्राइजेस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है। आप खुद सोचिए, जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो आप ज़्यादा खरीदेंगे, जब किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होगा तो आप कम खरीदेंगे। तो बस ये लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि द क्वांटिटी ऑफ डिमांड नॉर्मली फॉल। जब भी किसी का प्राइस जो है वो बढ़ेगा तो क्या होगा? द क्वांटिटी क्या डिमांडेड जो है वो नॉर्मली क्या होगी? वो फॉल ही होगी, कम ही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेट ऑफ द कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स। तो कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स क्या करती है? तो याद रखना, जो कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स है उसका क्या काम है? जो भी आपके गवर्नमेंट के अप्रोप्रिएशन, मतलब गवर्नमेंट जो अपना फंड्स है, गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं वो कैसे कैसे अप्रोप्रिएट कर रही है, कैसे कैसे यूज कर रही है, ठीक है। तो उसका जो अकाउंटिंग है वो कौन करता है? आपका कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स की। मतलब बेसिकली जो आपने पैसे इकट्ठे किए तो उसको आप कैसे कैसे यूज करने वाले हो, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा? इट स्क्रूटिनाइज अप्रोप्रिएट एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बात समझ में आ गई? अब देखो, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 60,000 रुपये है, आपने 60,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। अब 60,000 को आप कैसे कैसे एलोकेट करने वाले हैं? वैसे ही गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे फंड्स इकट्ठे होते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे फंड्स इकट्ठे होते हैं, तो उसको चेक करने के लिए कि ये फंड्स सही जगह इकट्ठा होकर यूज होने वाले हैं कि नहीं होने वाले, उसके लिए कौन सी कमेटी होती है? कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021। देखिए जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपने लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे तो जरूर पढ़ना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इंडियाज रियल GDP। देखो दो टाइप की GDP होती है, रियल GDP एंड नॉमिनल GDP। रियल एंड नॉमिनल GDP। तो रियल GDP होती है आपकी बेस ईयर की GDP विद करंट ईयर क्वांटिटी, मतलब करंट ईयर क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइस, ये होगी आपकी रियल GDP। और जब हम करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपकी होगी नॉमिनल GDP, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो GDP ग्रोथ है 21-22 में कितनी होने वाली है? अगर मैं बताऊं आपको तो 11% होने वाली है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ आपका 2021। बात समझ में आ गई आपको? तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कौन सा सर्वे था आपका? 2021 का सर्वे था, ठीक है। चलो तो रियल GDP दोबारा एक बार बता रहा हूँ, रियल GDP का मतलब कौन सी GDP होता है? करंट ईयर की क्वांटिटी इनटू बेस ईयर का प्राइस, जो बेस ईयर कंपैरिजन के रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। और जो नॉमिनल GDP होगी वो कौन सी GDP होगी? करंट ईयर क्वांटिटी इनटू करंट ईयर प्राइस, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्रोनिम फॉर नीति आयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो कि 1950 में बना था, और ये 5 ईयर प्लान पे काम करता था, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। बट जब बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने क्या किया, सन 2015 में एक नया तरीका निकाला हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? नीति आयोग, ठीक है।
तो नीति आयोग मतलब क्या, ये 12 5 ईयर प्लान थे। 12 5 ईयर प्लान जो 2000 लास्ट 5 ईयर प्लान था 2012 से लेकर 2017, इसको भी पूरा नहीं होने दिया। इसके बीच में ही 2015 में आपकी नीति आयोग आ गई थी, ठीक है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो इसमें देखिए कंफ्यूजन बहुत होती है, किसी में नेशनल इंटीग्रेशन डाल दिया, किसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डाल दिया। तो आपने याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन। तो जो पहला 5 ईयर प्लान था वो कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड था, हैरोड-डॉमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो हैरोड-डॉमर कौन थे, 2 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये बोला था कि जो आपकी करंट जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उस टाइम कौन सा कर रहा था, एग्रीकल्चर कर रहा था ऑब्वियसली। तो उसको आप और सशक्त बनाओ और पावरफुल बनाओ, सो दैट कि आप उससे पैसा यूज़ करके उसका जो पैसा आपने एग्रीकल्चर से कमाया है वो आप कमाओ और उसको अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, मतलब सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर में यूज़ करो। तो ये था आपका हैरोड-डॉमर मॉडल जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मॉडल था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्लान हॉलिडे डिक्लेयर्ड। प्लान हॉलिडे मतलब प्लान हॉलिडे मतलब पहला 5 ईयर प्लान हुआ था 1951 से लेकर 56 तक। दूसरा 5 ईयर प्लान था आपका 1956 से लेकर आपका 1960, ठीक है। और लास्ट था 61 से लेकर 66 तक, ठीक है। तो ऐसे आपके 5 ईयर प्लान चले थे। बट क्योंकि यहाँ पर आपका इंडो पाक वॉर हुआ, इंडो चाइना वॉर हुआ, ठीक है, रिसेशन आ गया, मतलब फेमाइन वगैरह आ गया, रिसेशन वगैरह आ गया, इसके कारण ये जो 5 ईयर प्लान थे इनका जो टारगेट है वो मीट नहीं हो सका। तो अब गवर्नमेंट को लगा क्यों ना हम क्या करें, हम प्लान से हॉलीडेज लें, हम वह 5 ईयर प्लान ना बनाएं, हमने जो पिछले 3 प्लान्स बनाए हैं उनके टारगेट्स पहले अचीव करेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद जो है प्लान हॉलीडे जो है डिक्लेयर किया गया था। बात समझ में आ गई आपको। चलो अगला क्वेश्चन है, द मनी मल्टीप्लायर इज एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, अब से सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, या फिर चलो बैंक के पास 100 रुपीज़ है। बैंक का जो CRR है, CRR कैश रिजर्व रेशो, और SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। पहले मैं आपको SLR और CRR बताता हूँ क्या होता है। CRR क्या होता है, बैंक को अपने पास जितने भी पैसे होते हैं बैंक के पास, उसका कुछ हिस्सा RBI के पास जमा करना पड़ता है और कुछ हिस्सा अपने पास रखना पड़ता है। तो जो हिस्सा RBI के पास जमा करना पड़ता है उसको हम CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो, और जो हिस्सा वो अपने पास रखती है उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसको हम SLR बोलते हैं, ठीक है, SLR। अब मान लीजिए 10% है, CRR और SLR कितना है, 10%। तो अब बैंक के पास कितने बचे हैं लोन देने के लिए, 90 रुपये बचे हैं। अब ये 90 रुपये किसी को लोन देगा, सपोज मेरे को मेरे को इन्होंने 90 रुपये का लोन दिया। अब ये 90 रुपये मेरे को मिल गए, मैं बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दूंगा। बात समझ में आ गई। अब वो बैंक जो है जहाँ मैंने डिपॉजिट करवाया वो भी क्या करेगा, अपने 10% कुछ RBI को देगा एज CRR और कुछ अपने पास रखेगा, 9 रुपये अपने पास रखेगा और 81 रुपीज़ आगे क्या कर देगा, किसी को लोन दे देगा। तो आप देखो कैसे मनी मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब 100 रुपये आप बार बार मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये जो 81 रुपीज़ है वो कहीं किस C पर्सन को दिया मान लीजिए। अब इस C पर्सन ने क्या किया कि ये पैसा अपने बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा दिया, अब बैंक अपना 10% काट के अब किसी और को दे देगा। तो ऐसे आपका मनी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये आपके पास ऑप्शन कौन कौन से है कि द मनी मल्टीप्लायर इज एन इकोनॉमी इंक्रीज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इंक्रीजेज द कैश रिजर्व रेशो इन द बैंक्स, ठीक है, इंक्रीजेज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इन द बैंक्स, इंक्रीज इन बैंक हैबिट ऑफ। तो बेसिकली क्या होता है, जब मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट क्या होता है कि इससे क्या होता है, जो बैंकिंग हैबिट्स है लोगों की वो क्या होती हैं, बढ़ती है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बैंकिंग हैबिट जो है लोगों की क्या होंगी, बढ़ेंगे, क्योंकि जितना आपका CRR ज़्यादा होगा, जितना SLR ज़्यादा होगा, उतना कम आपका मनी जो है मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज कम पैसा होगा बैंक्स के लिए अवेलेबल देने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो, और चौथा ऑप्शन था आपका इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली इससे इंक्रीज नहीं होती, तो आपका आंसर क्या होगा, C। अगला क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कौन सी इन्फ्लेशन होती है, जब लोगों की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसकी वजह से इंक्रीज होती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, फिजिकल स्टिमुलस, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजिंग, हायर परचेजिंग पावर या राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स,
ठीक है। तो बेसिकली देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ मतलब लोगों की पॉलिसीज़ क्या होती है कि हम अपना जो लाइफस्टाइल है उसको हम एक्सपैंड करें, ठीक है। जैसे मतलब मेरे पास 1 कमरे का घर है, अब मैं क्या चाहता हूँ 2 कमरे का घर चाहिए मेरे को, तो मैं अपनी लाइफस्टाइल को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। फिजिकल स्टिमुलस मतलब क्या कि गवर्नमेंट ने कोई पैकेज अनाउंस कर दिया टू इंक्रीज द डिमांड इन द इकोनॉमी, ठीक है। तीसरा आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स मतलब क्या, इन्फ्लेशन के साथ साथ महंगाई डीए मतलब महंगाई भत्ता बढ़ा रही है, तो इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। जितना इन्फ्लेशन बढ़ा उतना ही महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, बात समझ में आ रही। तो इससे तो कोई डिमांड नहीं, डिमांड पुल तो होगी नहीं, बिकॉज मान लो किसी प्रोडक्ट के 10 रुपये बढ़े और आपने 10 रुपये सैलरी बढ़ा दी, तो ऑब्वियसली डिमांड तो सेम ही होगी पिछले वाली, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा ना मिल रहा है, आपको तो उतना ही पैसा मिल रहा है जितना आपका इन्फ्लेशन बढ़ा है, राइट। चौथा हो गया आपका हायर परचेजिंग पावर, ठीक है, कि आपके पास आपकी सैलरी बढ़ गई, किससे ज़्यादा, इन्फ्लेशन से ज़्यादा, जिसकी वजह से आपके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा आ गई, ठीक है। और चौथा लास्ट है आपका राइजिंग इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी से आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फिजिकल स्टिमुलस से आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और आपकी जो जब आपके पास हायर परचेजिंग पावर आएगी, जब आपके पास सैलरी बढ़ेगी मोर देन इन्फ्लेशन, तो आपके पास हायर परचेजिंग पावर आएगी। इसके कारण क्या होगा कि आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन को सहारा दोगे। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, जैसे मान लो लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग ऑब्वियसली कम जो है पैसा बैंक से उठाएंगे। मान लो कि पहले 9% इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा था, अब 10% हो गया, तो ऑब्वियसली लोन तो लोग अब कम लेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो इससे डिमांड पुल नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या होगा 1, 2 and 4, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग, द गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला ऑप्शन ये हो गया। Certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue direction of RBI, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका द गवर्नर ऑफ RBI ड्रॉज इज पावर फ्रॉम RBI एक्ट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। मतलब क्या, सबसे पहले जो गवर्नर के पावर है वो आपके पास RBI एक्ट से आती है, और जो गवर्नर है RBI का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। बट इकोनॉमी को चलाने के लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI को डायरेक्शन इशू नहीं कर सकती। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो डिसाइड करेगी कैसे हमने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को इकोनॉमी में कंट्रोल करना है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज द मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। जब रिसेशन मतलब क्या हुआ, रिसेशन का मतलब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा मंदी आ जाती है, कोई डिमांड नहीं है, लोगों की कोई इनकम नहीं है, ठीक है। तो अब कौन से स्टेप्स लेने चाहिए रिसेशन को टैकल करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है आपका कट इन टैक्स रेट्स, ठीक है जी, इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, इंक्रीज द टैक्स रेट्स, ठीक है, एंड रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। तो अब जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो आप खुद सोचो, लोगों के पास इनकम ही नहीं है, तो टैक्स रेट कम करने से क्या होगा, ठीक है। और वैसे भी आप साथ साथ इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा ही रहे हो, तो जितना आप टैक्स रेट कम करोगे उतना आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो वो तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। दूसरा आपका हो गया एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे के ऊपर खर्चा बनाना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी। जब पब्लिक प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो क्या होगा, लोगों को जो है रोजगारी मिलेगी। रोजगारी से क्या होगा, रिसेशन वाली स्टेज जो है वो शायद क्लियर हो जाए, ठीक है। देन टैक्स रेट इंक्रीज करने से लोगों के पास तो ऑलरेडी पैसा नहीं है, तो लोग टैक्स कैसे भरेंगे। और अगर एक्सपेंडिचर जो है पब्लिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिक्रीज कर दिया, तो आप खुद सोचिए, लोगों के पास ऑलरेडी इंप्लॉयमेंट नहीं है, तो और आप अगर डिक्रीज कर दोगे प्रोजेक्ट्स को, तो लोग कैसे जो है काम करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, बी, दैट इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर थिंग्स रिमेन्स अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज इफ, अगर सारी की सारी चीजें सेम है, मार्केट डिमांड फॉर गुड्स माइट इंक्रीज, मतलब मार्केट डिमांड कब इंक्रीज होगी, बाकी सब आप एज्यूम करके चलो सब सही चल रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, मान लीजिए जैसे आपके पास चॉकलेट है, चॉकलेट आप किटकैट भी खा सकते हो और कैडबरी की भी खा सकते हो, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, मतलब आपस में एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको किटकैट नहीं मिल रही तो आप कैडबरी से भी काम चला सकते हो। मान लो कि अगर आपको ज़ारा के कपड़े नहीं मिल रहे, ठीक है, अगर आपको ज़ारा के कपड़े नहीं मिल रहे तो आप कोई यूएस पोलो या फिर कोई और ब्रांड ले सकते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या होते हैं कि जो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। अगर मान लीजिए सिंपल सी बात है,
अगर मेरे किटकैट के प्राइस बढ़ेंगे, अगर मेरे किटकैट के प्राइस बढ़ेंगे तो मैं ऑब्वियसली क्या करूंगा, शिफ्ट कर दूंगा दूसरे सब्स्टिट्यूट के पास। अगर मेरे किटकैट के प्राइस बढ़ रहे हैं, मेरे किटकैट चॉकलेट के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं 10 रुपये से 15 रुपये हो गए, बट कैडबरी ने अपने प्राइस सेम रखे हैं, ठीक है। मान लो कि किटकैट की चॉकलेट भी पहले 10 रुपये की आती थी सेम साइज, एंड कैडबरी की चॉकलेट भी 10 रुपये की आती थी सेम साइज, बट अब किटकैट ने क्या किया 15 रुपये कर दिए, तो ऑब्वियसली आई विल शिफ्ट टू द कैडबरी। देन प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, ठीक है। रॉ मटेरियल तो दोनों के लिए सेम होगा, किटकैट के लिए भी और कैडबरी के लिए भी। द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, जो गुड था वो कौन सा गुड था, इंफीरियर गुड था, और लोग की इनकम बढ़ गई। तो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जब भी लोग की इनकम बढ़ती है तो जो आपका नॉर्मल गुड है उसकी जो डिमांड है वो क्या होती है, बढ़ती है, और इट्स प्राइस फॉल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 1 and 4, ठीक है। 1 and 4 मतलब क्या, जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी प्राइस कम होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस कर रहे थे कि जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिरेगा तो आपकी डिमांड जो इंक्रीज होगी, ठीक है। बट यहां पर देखो हम डिस्कस कर रहे थे अदर थिंग्स रिमेन्स अनचेंज, मार्केट डिमांड ऑफ अ गुड, ठीक है। यहां पर नॉर्मल गुड की बात हो रही है, ठीक है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल गुड की बात हो रही है, तो इंफीरियर गुड्स का तो कोई सवाल ही नहीं आता, ठीक है जी। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, यहां पर आपका आंसर 1 and 4 है, ठीक है। चलो, वो जो आपको इंफीरियर गुड्स वाला जो ऑप्शन दे रखा था वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स एंड नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। तो इनमें से कौन सा एफडीआई का पार्ट है? एफडीआई मतलब क्या, जब फॉरेन के लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जो फॉरेन करेंसी के लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ये भी बात सेम ही है। देन इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, ठीक है, इंडियन डिपॉजिटरी, या फिर आप बोलो या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट बोल लो, ये भी क्या होती है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का माध्यम है। और चौथा जो है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, मतलब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल कंट्रीज में अपना डिपॉजिट रख रहे हैं, तो यहाँ पर तो इंडिया में पैसा आ ही नहीं रहा। तो आपके पास क्या क्या 3 तरीके हैं जिससे एफडीआई के ऊपर तवज्जो यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। तो इन 3 तरीकों से आप एफडीआई के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हो। बात समझ में आ गई? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, मतलब क्या, इन दोनों का मतलब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। कोई फॉरेन कंपनी आएगी यहाँ पर इंडिया में आके बॉन्ड इशू करेगी फॉरेन करेंसी में, लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे, और वो पैसा जो लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा जो कंपनीज है वो इंडिया में लगाएंगी, फॉरेन कंपनीज, ठीक है जी। इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इफेक्ट ऑफ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। डिवैल्यूएशन, कोई भी कंट्री अपनी जो करेंसी को डिवैल्यूट क्यों करती है? तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट नेसेसरी, फर्स्ट पॉइंट है इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स। पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो क्या है, इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन मार्केट। दूसरा है इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तीसरा है आपका इंप्रूव द ट्रेड बैलेंसेस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? तो सिर्फ पहला ऑप्शन जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है जी, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन फॉरेन मार्केट, की अगर आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन कर रही है, ठीक है, अगर आपकी करेंसी जो है वो डीवैल्यूएट कर रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि लोग जो है, जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से, मतलब जिस कंट्री की करेंसी को डीवैल्यू किया गया है वहाँ से ज़्यादा खरीदेंगे, बिकॉज उनकी कंट्री की जो करेंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब डिवैल्यूएशन का कंसेप्ट एक बार समझ लीजिए क्या होता है डिवैल्यूएशन। सपोज पहले था $1 75 रुपीज़ का, बट अब $1 कितने का हो गया, 76 का, ठीक है। अब जो पहले फॉरेन कंट्री वाला पर्सन जो था उसको $1 के बदले 75 रुपीज़ मिल रहे थे, अब उसको कितने मिल रहे हैं, 76 रुपीज़ मिल रहे हैं। मतलब उसकी परचेजिंग पावर इंडिया में बढ़ चुकी है। बात समझ में आ रही है? तो पहले सिर्फ वो 75 रुपीज़ का सामान खरीद पा रहा था, अब वो 76 रुपीज़ का सामान खरीद पा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी ऑब्वियसली एक्सपोर्ट बढ़ेगी, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन मेन कोर्स ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा तरीका है, कौन सा सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीका है ब्लैक मनी को, ब्लैक मनी क्रिएट करने का, राइट। सो सीधी सी बात अगर मैं बताऊं, जो आपका टैक्स इवेजन है, ठीक है, टैक्स इवेजन मतलब क्या, टैक्स की चोरी।
ब्लैक मनी का मतलब बेसिकली सीधा सीधा क्या मतलब है, टैक्स की चोरी। जब लोग टैक्स की चोरी करने लग जाते हैं, टैक्स को इवेड करने लग जाते हैं, तो उससे ब्लैक मनी क्रिएट होती है। जैसे हमने देखा हुआ काफ़ी बार जो है लोग पैसा कैश में पे कर देते हैं और बिल नहीं लेते। तो इससे क्या होगा, अगर आप कैश में पे करोगे और बिल नहीं लोगे तो क्या होगा, सीधी सी बात, गवर्नमेंट को तो पता नहीं चलेगा ये ट्रांजैक्शन हुआ है, क्योंकि बिल ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। ऑब्वियसली ये इसके ऊपर फिर कैश वाले काम के ऊपर या फिर कैश वाले ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई भी पैसा जो है, कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपका जो सबसे ज़्यादा तरीका है, सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी बनाने का तरीका है वो कौन सा है, आपका टैक्स इवेजन है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which one of the following is likely to be one of the most inflationary in its effects? तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इन 4 कंडीशन में से कौन कौन सा होगा, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, ठीक है, दूसरा है बोरिंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, बोरिंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। ठीक है, अब यहाँ तो देखो ये तीनों ऑप्शन में क्या हो रहा है, ये 3 ऑप्शन जो है शुरू के, इसमें तो जो आपके पास ऑलरेडी मनी है ना वो आप यूज़ कर रहे हो, मतलब कोई नई डिमांड, न्यू मनी की डिमांड आप क्रिएट नहीं कर रहे, आप सिर्फ लोन ले रहे हो और वो पे कर रहे हो जो कि आपके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है। बट जब आप नया पैसा छाप दोगे इकोनॉमी में तो क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा अब आएगा, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा मार्केट में, जिसकी वजह से क्या होगा, और डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो जब भी आप नए नोट छापते हो तो मतलब नए नोट छापने से क्या होता है कि आप बेसिकली मार्केट में डिमांड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पैसे का पहले अब सिर्फ 100 करोड़ रुपए फ्लो हो रहा था, अब आपने और नोट छाप दिया, मतलब 20 करोड़ के, अब 120 करोड़ रुपए फ्लो हो रहा है। तो पहले 100 करोड़ की डिमांड थी, अब 120 करोड़ की डिमांड होगी। इसकी वजह से क्या होगा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो हमें पता है कि जो RBI है, सेंट्रल बैंक, जिसको हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है, लैंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज, ठीक है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस, और थर्ड है आपका लैंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस द बजटरी डेफिसिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आपका कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज, तो नॉर्मली जो है RBI डायरेक्टली ट्रेड और इंडस्ट्री बॉडीज को लोन नहीं देता, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस, मान लो कल को कि बैंक में क्राइसिस आ गई, ठीक है, तो उसको पैसा प्रोवाइड करना। ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट मतलब क्या है कि यही हमारा आखिरी उम्मीद है, यही हमारी क्या है, आखिरी उम्मीद है। तो ऑब्वियसली बैंक की आखिरी उम्मीद क्या है, RBI है। ठीक है, तो जब भी बैंक को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्राइसिस आएगा बैंक में, तो बैंक के लिए आखिरी उम्मीद क्या है, RBI है। और लैंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, तो ऑब्वियसली बजटरी डेफिसिट के लिए नॉर्मली RBI जो है लोन नहीं देता। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 ओनली, दैट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल श्योरली रिप्लाई, या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से और डिस्कस कर लूँगा। राइट, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही हम आपके लिए आने वाले 4 सेशंस में अच्छे क्वेश्चन जो है लेके आते रहेंगे। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, PCS के, IAS के एंड कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके लिए यहाँ पर मिक्स हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।